अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान ये जो इशू है इसके बारे में, और इस पूरे कन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इशू है क्या और ये लड़ाई क्यों लग रही है। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस शॉर्ट से वीडियो में समझाऊं और फिर आपको इस पूरे इशू को समझने में बड़ी आसानी होगी। फ़लस्तीन और इज़राइल जो है, ये जो अगर आप अरब स्प्रिंग की बात करें या अरब कंट्रीज़ की बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू में यहाँ पे ये जो लड़ाई थी, ये सारे इलाके जो थे वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। और ब्रिटिशर्स ने ये डिसीजन किया क्योंकि हॉलोकॉस्ट के बाद उन्होंने जो यहूदी थे इनके साथ एक प्रॉमिस किया कि हम आपको अरब के अंदर जो है एक जगह पे एक कंट्री बना के देंगे और जहाँ पे आप लोग सेटल करेंगे। ये जो कंट्री बना, ये फिर वहाँ पे जनाब ये जो इज़राइल जो आपको आज नज़र आ रहा है, ये फ़लस्तीन के अंदर ही इस मुल्क को बनाया गया, एक पार्टीशन किया गया। ये पार्टीशन आपको पता होना चाहिए कि दो पार्टीशन हुए। एक पार्टीशन 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, और 1948 में जो अंग्रेज़ों ने पार्टीशन किया वो फ़लस्तीन का किया, फ़लस्तीन और इज़राइल का। अगर आप नक्शे को देखें 1948 को जो पार्टीशन हुआ तो उसमें ये पूरा इलाका जो था ये फ़लस्तीन था, और बहुत ही माइनर सी जगह थी जो इज़राइल के पास थी। अब हुआ ये कि इज़राइल फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम आज के नक्शे को देखें तो आज पूरा इलाका जो है वो इज़राइल के कंट्रोल में है, और फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक और ये जो गज़ा पट्टी है, ये टोटल छोटी सी इलाका है। ये दोनों आपस में कट ऑफ है, एक किसी जगह पे है, दूसरा दूसरी जगह पे है, दरम्यान में भी सारा इज़राइल है। तो ये सारी लड़ाई हुई, और इन लड़ाइयों के बार बार लड़ाइयों की वजह से इज़राइल को सपोर्ट आपको पता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ भी करते रहे, अमेरिका करता रहा, ये सारे लोग करते रहे। अब इशू ये है, इस इशू को अगर आप स्टडी करें तो 1948 के बाद जब ये जो सारा फ़लस्तीन का और इनके दरमियान जो इशू बना, तो इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाया गया, जिस तरह कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में लेके गया। यूएनओ एक ऐसी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पे जो भी इशू आप लेके जाएंगे उस इशू का कोई मसले का हल नहीं होगा। और यूनाइटेड नेशन बनी भी नई नई थी जब इस इशू को वहाँ पे लेके जाया गया, और इस इशू की कोई सेटलमेंट नहीं हुई जो इज़राइल की और फ़लस्तीन के दरमियान जो सारा मसला चल रहा है। फ़लस्तीनी जो हैं वो ये समझते हैं कि इज़राइल ने उनके तमाम इलाकों के ऊपर कब्ज़ा किया है, और ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्ज़ा किया है। फ़लस्तीन और ये जो सारे इलाकों की जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई फ़ौज नहीं है, ना वो लड़ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वेस्ट बैंक में जो लोग रहते हैं, वो जब कहीं लड़ाई होती भी है तो वो पत्थरों से लड़ते हैं। वो उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो थोड़े से बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग भी हैं। लेकिन जो गज़ा पट्टी के करीब ये जो लोग हैं, ये जो हमास जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली आर्म्ड जंगजू हैं, और ये समझते हैं कि हमारे साथ ये जो ज़्यादती हुई है, हमारा पूरा मुल्क छीन लिया गया, हम इनसे वापस लड़ाई लड़ेंगे और इस सारे कंट्री को वापस लेंगे और एक फ़लस्तीन बनाएंगे। और ये जो है हमास वालों की ये जो एक एक ग्रुप है, जो मुजाहिदीन का ग्रुप है, वो ये समझता है। और उन्होंने फिर मुख्तलिफ वो कोशिशें करते भी हैं। वो क्या कोशिश उनकी होती है, वो बेसिकली रॉकेट मारते हैं, और रॉकेट जो है वो उनके ऊपर जब फायर करते हैं तो 200-300 रॉकेट वो फायर करते हैं उसमें से, क्योंकि उन्होंने इज़राइल ने जो अपनी बॉर्डर्स के ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, वो सारे जो रॉकेट हैं जो हमास वाले फायर करते हैं, वो बहुत कम रॉकेट होते हैं जो जाके वहाँ पे किसी जगह पे गिरते हैं, और गिरने के बाद कोई एक आध कैजुअलिटी होती है। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ वो बड़ा स्ट्रेंज हुआ, क्योंकि जिस दिन ये सारा हमला हुआ उस दिन इज़राइल के अंदर छुट्टी थी, और इज़राइल का जो सिस्टम था या इज़राइल की जो इंटेलिजेंस मोसाद वगैरह, ये सब को कोई इल्म नहीं हुआ कि ये इतने बड़े लेवल का हमला होगा। और उन्होंने 5000 रॉकेट जो है वो वहाँ पे फायर कर दिए। 5000 रॉकेट्स जब वहाँ पे गए तो इन रॉकेट्स का नाम भी कासम है, और कासम लॉन्चर, ये बड़े नॉर्मल से रॉकेट्स हैं, 2-3 लाख रुपए के ये बन जाते हैं। ये इस तरह के रॉकेट लॉन्चर हैं और कोई इतने हैवी कास्टेड नहीं है। ये जो इलाके हैं, ये जो गज़ा पट्टी है, यहाँ से हमास वालों ने ये सारे रॉकेट लॉन्च किए, और वहाँ पे तकरीबन, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहूदी कौम है,
इनका इशू ये है कि ये अपने एक आदमी की, जिनकी टोटल तादाद तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, और वो बड़ी इनकी कोशिश होती है कि हमारा कोई भी शख्स जो है उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी मतलब उनकी मर जाना जो है उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और इस वक्त की जो खबरें आ रही हैं उसमें बेशुमार लोग ज़ख्मी हैं, 450-500 के करीब लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, यानी इस सारे हमले में वो जो उन्होंने वफात पाई है। और कुछ लोगों को उन्होंने बस अपना हमास वालों ने जाके वहाँ से गिरफ्तार करके अपने साथ लेके भी आ गए हैं, गजा में लेके आ गए हैं। अब ये जो लड़ाई है इसमें एक और बात भी मैं आपको बताऊं, जब ये यूनाइटेड नेशन में ये इशू गया तो ये जो जेरूसलम था, जेरूसलम की एक बात आपको बताऊं कि वो एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही मुकद्दस इलाका है। वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस की वजह से है, बल्कि क्रिश्चियन के लिए वो समझते हैं कि क्राइस्ट की पैदाश वहाँ पे हुई। इसी तरह यहूदियों के लिए भी वो समझते हैं कि हमारे जितने भी अकाबरीन हैं वो सारे यहाँ से ही शुरू हुए। तो वो तमाम जो होली तरीन जगह है, होली प्लेस है, वो है जेरूसलम। और वो इस वक्त जो है बड़ा ज़बरदस्त वो फैसला हुआ है कि वो यूनाइटेड नेशन के अंडर है। बाकी जो इलाके हैं वो इन्होंने आपके सामने लड़ाइयाँ लड़ लड़ के बगैर किसी कोई कानून के किसी फ़लस्तीन सारा कब्जे में ले लिया है किसने, इजराइल ने। अब ये तो एक पोजीशन है। अब पोजीशन जो आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरा कंट्री तकरीबन 80% फ़लस्तीन जो है वो इजराइल अपने कब्जे में ले चुका है। ये जो गजा पट्टी है इसको अगर आप देखें तो ये गजा पट्टी चारों तरफ से सराउंडेड बाय इजराइल है। और यहाँ पे जो भी जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाती है या कोई खाने पीने की चीज़ें जाती हैं, वो भी जब इजराइल अलाउ करता है तब जाती हैं। अब आप सोचें कि कितनी खौफनाक सूरत हाल है इन लोगों के लिए। वो तो इसलिए जी रहे हैं कि मतलब इनको वो जीने देगा, वो तो अपनी लाइफ अब जो ये जो हमास के लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि इस जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर यह है कि हम लड़ाई लड़ें और वन फॉर ऑल इस मामले को सेटल करें। हमें तो वैसे ही ये मार रहा है, तो अगर हम इनसे लड़ाई लड़के मर जाएंगे तो वो बेहतर ऑप्शन होगा। इसलिए इस दफ़ा उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम को शुरू किया है। इस सारे प्रोसेस को समझें तो एक आपको ये भी पता लगेगा कि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह आती है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज से भी आती है, यूनाइटेड नेशन से भी आती है, खाना वगैरह जाता है, सपोर्ट होती है गजा पट्टी के लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों को। वेस्ट बैंक में अलग हुक्मरान है, गजा में अलग, गजा में हमास हुक्मरानी करती है, और जो वेस्ट बैंक है जो फ़लस्तीन का इलाका है वहाँ पे महमूद अब्बास हुक्मरान है। तो ये तो सारी यानी इन दोनों इलाकों की, और उन दोनों, और इसके अलावा एक आपको पता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, वो भी बड़ी एक फाइटिंग किस्म की एक तंजीम है, मुजाहिदों की तंजीम है। उन्होंने भी यही धमकी दिया कि अगर ज़मीनी हमला किया गया तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो तुर्की भी इनको बड़ी सपोर्ट करता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आप सपोर्ट की बात करें तो ईरान जो है वो हमास वालों की भी बड़ी सपोर्ट करता है, और इस पूरे फ़लस्तीन तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन इशू की सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे स्ट्रेंथ इजराइल की इंटरनेशनल इतनी स्ट्रांग है क्योंकि ब्रिटिश उनके साथ है, फ्रांस उनके साथ है, अपना यूएसए उनके साथ है। कोई भी किसी भी लेवल पे उनको जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो भी यूनाइटेड नेशन में बात होती है उसको वीटो कर दिया जाता है। तो एक मजबूत स्ट्रेंथ है इजराइल की, जिसकी वजह से ये मुस्लिम ममालिक जो है वो अब जो है वो काफ़ी हद तक इजराइल के प्रेशर में आके इजराइल के साथ कुछ लोग दोस्तियां भी बना रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इनके साथ हम जो है वो अपना जो है CBM क्रिएट करें और उसके बाद इस इशू के ऊपर बात करें। लेकिन अब सारी दुनिया को ये बड़ी बड़ी परेशानी हुई मोसाद वालों के हवाले से कि भाई मोसाद जो ये समझते थे कि नाकाबिल तस्कीर है इसराइल, अब वो किधर गया उनका वो सारा प्रोसेस, वो सिक्योरिटी का सिस्टम, वो सब कुछ जो है वो अब मोसाद के बड़े बड़े जो उनके एजेंसी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े लेवल का ये जो सारा है। अब दूसरी तरफ से इसराइल ने इस वक्त बड़ी धमकी दी है कि हम गजा के अंदर वो वार करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल का जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा माइंडसेट है। इस सारे इलाके को कब्जा करना है, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन और क्या नाम है सऊदी अरब का कुछ इलाका, तुर्की का, यानी एक बहुत बड़े लेवल पे यहूदियों की स्टेट बनाने का उनके माइंड में है। और वो ये उनका प्रोजेक्ट है जिसको वो करना चाहते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से इस वक्त लड़ाई शुरू हुई है
ज़मीनी लड़ाई तो वो किसी सूरत इनसे नहीं लड़ सकते फ़लस्तीनियों के साथ। और अगर इस फ़लस्तीनी की लड़ाई के अंदर इजिप्ट शामिल हो गया, इसमें अगर ईरान शामिल हो गया, हिजबुल्ला शामिल हो गया, तो ये इज़राइल के लिए फिर बहुत बड़ा मुश्किल पोजीशन हो जाएगी। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेशनल वन साइडेड बयानात आ रहे हैं कि भाई हमास के ऊपर हर तरह का हमला किया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यही मसला 1948 से लेके यहाँ तक, इस मसले को अगर हल कर लिया जाता, उनकी ज़मीन जो है वो उनके मुल्क के ऊपर एक कब्ज़ा किया हुआ है इन्होंने, इसराइल वालों ने, उस कब्ज़े को छुड़ा लिया जाता और लोगों के मसाइल को सेटल कर दिया जाता और इसराइल को 1948 वाली स्टेट में लेके जाया जाता, जहाँ जितना वो इसराइल था उतने पे रहता और फ़लस्तीन वापस उनको मिल जाता, तो ये शायद इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो नहीं है। इस वक्त जो लड़ाई है वो बका की लड़ाई है। इसराइल वालों की भी बका, उनको ये बका है कि उनको ये पता है कि अगर हमें किसी ने हरा दिया तो उसके बाद दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि होलोकास्ट के बाद यहूदियों को ये डर है कि उनको कोई, उनकी एक तो तादाद नहीं है तो उनको कोई दूसरी जगह पे मौका भी नहीं मिलेगा। इधर फ़लस्तीनी ये समझते हैं कि हमारा ये इतना बड़ा इलाका जो है वो ये हमसे छीन चुका है, हमने तो ये वापस लेना है, लड़ाई लड़नी है, जंग करके लेना है। दोनों तरफ पे बका की लड़ाई है और मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई चलती रहेगी इसका जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।